देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर की खबर से। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने अस्पताल के वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा सहित 3 लोगों को 15,60,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। बृजभूषण शर्मा पर मेडिकल टेस्ट कंपनी से रिश्वत मांगने के आरोप हैं। बताया जाता है कि मुफ्त मेडिकल टेस्ट योजना के तहत कंपनी ने जो जांच की थी उसके 5 करोड़ के बिल पास करने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। ये बड़ी कार्रवाई एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में जयपुर देहात एसीबी के प्रभारी एएसपी आहत खान के नेतृत्व में हुई। बृजभूषण शर्मा के अलावा राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के सहायक लेखा अधिकारी प्रकाश शर्मा और कैशियर अजय शर्मा को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम को घूसखोर कैशियर अजय शर्मा के घर की तलाशी के दौरान करीब 50 लाख रुपए कैश मिले हैं। बताया जाता है कि देर रात तक घूसखोरों के 4 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी रहा। इस मामले में आरएमआरएस के प्रभारी अधोकाक्ष जोशी को भी डिटेन किया गया है। तो जयपुर के एसएमएस अस्पताल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने अस्पताल के वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा सहित 3 लोगों को 15,60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से की गई है और इसके साथ ही आपको जानकारी देते हैं कि घूसखोरों के 4 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया गया और सर्च ऑपरेशन में बताया जा रहा है कि करीब 50 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। मामले में लगातार एसीबी आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही और भी बड़े खुलासे होंगे मामले पर। वहीं इस मामले में आरएमआरएस के प्रभारी अधोकाक्ष जोशी को भी डिटेन किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है एसीबी की ओर से। एसएमएस अस्पताल में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर वित्तीय सलाहकार को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ही 3 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। तो बताया जा रहा है कि मुफ्त मेडिकल टेस्ट योजना के तहत कंपनी ने जो जांच की थी उसके 5 करोड़ के बिल पास करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी और ये बड़ी कार्रवाई एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में की गई है। जयपुर देहात एसीबी के प्रभारी एएसपी आहत खान के नेतृत्व में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो जानकारी दे दें, बृजभूषण शर्मा के अलावा राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के सहायक लेखा अधिकारी प्रकाश शर्मा और कैशियर अजय शर्मा को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एसीबी की टीम लगातार आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। अजय शर्मा के घर की तलाशी भी ली गई और इस दौरान करीब 50 लाख रुपए बताया जा रहा है कि कैश बरामद किया गया है उनके घर से। और इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि घूसखोरों के 4 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सौरभ, बड़ी कार्रवाई की गई है एसीबी की ओर से, क्या कुछ अपडेट मामले को लेकर और क्या कुछ कहना है मामले पर एसीबी का? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में संभवतः पहली बार अस्पताल में भ्रष्टाचार का बड़ा मामले का खुलासा एसीबी द्वारा किया गया है और अब तक चूंकि इस प्रकार की कार्रवाई जो है वो अस्पतालों में भ्रष्टाचार के मामले जो है वो सामने नहीं आते थे, लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई एसीबी ने की है उसके बाद कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मरीजों को सुविधा देने के नाम पर जिस प्रकार से बंदरबाट जो है वो अस्पतालों में चल रही है उसका खुलासा एसीबी द्वारा किया गया और राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के जो अलग अलग पदाधिकारियों को जो है वो एसीबी द्वारा गिरफ्तार किया है। ये वही ऑफिस है जहां से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता था। तमाम कर्मचारी अधिकारी यहां पर बैठा करते थे और तस्वीरों में देख सकते हैं इस कमरे को अभी चूंकि कुछ देर पहले तक यहां पर इसी लॉक पर जो है वो अस्पताल प्रशासन की पर्ची के नाम से इसे सील किया गया था, लेकिन जब हमने अस्पताल प्रशासन से पूछा कि क्या इसे सील किया गया है, डॉक्टर
विनय मल्होत्रा जो एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक है उनसे पूछा कि ये इस एसीबी ने सील किया है या फिर अस्पताल प्रशासन द्वारा सील किया गया, तो उनका कहना था कि मुझे भी जानकारी नहीं है, किसी ने सील कर दिया होगा। लेकिन हमारे पूछने के बाद यहाँ पर अचानक जो है वो कर्मचारी पहुंचते हैं और इस सील को जो है वो हटा लिया जाता है। जो अधीक्षक साहब जिनकी बात कही जा रही है वो भी इसी कमरे में बैठा करते थे, जो कैशियर हैं अजय वो भी इसी कमरे में बैठा करते थे। हालांकि अभी तक एसीबी यहाँ पर नहीं आई है, संभवतः कई दस्तावेज जो है वो एसीबी कल ही जो है वो खंगाल कर ले गई हो, और अभी चूंकि अभी तक एसीबी यहाँ पर नहीं आई है, ना ही अस्पताल प्रशासन से एसीबी ने संपर्क किया है कि और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, तो अभी जो है वो जांच लगातार जारी है। चारों ही आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार एसीबी द्वारा किया गया है। अब क्या कुछ नए तथ्य आते हैं, क्योंकि एसीबी लगातार अगले कुछ दिनों तक सर्च अभियान जारी रखेगी, ये जानने की कोशिश करेगी कि सिर्फ ये इसी मामले में भ्रष्टाचार हुआ है या फिर और भी मामले हैं और कुछ कागजात की जरूरत होगी। बिल्कुल हो सकता है कि और भी मामले निकलकर सामने आए, जिस तरीके से आपने बताया कि एसीबी लगातार जांच भी कर रही है। लेकिन सौरभ, जो कैशियर था अजय, उसके घर से 50 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं और बताया जा रहा है कि 4 अन्य ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है एसीबी की ओर से। क्या और भी खुलासे हो सकते हैं मामले पर, और कुछ जानकारी मिल सकी है, क्या कुछ वहां पर मिला है? जी बिल्कुल, ये बड़ा चौंकाने वाली बात है कि कैशियर के घर पर 50 लाख रुपए कहां से आए। उन 50 लाख रुपयों को लेकर एसीबी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर वो पैसा किसका था, उनके घर में जो पैसा मिला है वो उनका था या फिर भ्रष्टाचार के जरिए लाया गया था, वो पैसा वो कहां पर देना चाहते थे। इन तमाम तथ्यों के बारे में अभी एसीबी जांच कर रही है, क्योंकि देर रात तक कार्रवाई जो है वो चली है इस लिहाज से, और तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ऐसे में अब एसीबी जो है वो कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ मामला यहीं तक सीमित है या फिर और भी मामले जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। ये 50 लाख, क्योंकि देखिए एसीबी की कार्रवाई अपनी तरफ हो, लेकिन ये 50 लाख रुपए मिलना भी अपने आप में एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि क्या भ्रष्टाचार का ये मामला जो है वो और ज्यादा गहरा हो सकता है, इसकी जड़ें कहां तक है। इन तमाम पहलुओं के बारे में एसीबी जो है वो लगातार जांच कर रही है। अभी तक जो है वो अस्पताल जो है वो एसीबी नहीं पहुंची आज, चूंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा था कि एसीबी यहाँ पर आएगी और कुछ दस्तावेज जो है वो खंगालेगी, लेकिन जो ये ऑफिस है इस ऑफिस में जो है वो अभी तक एसीबी नहीं पहुंची। और मैं आपको बता दूं कि जो आरएमआरएस के जो तमाम जो पदाधिकारियों को गिरफ्तार जिस प्रकार से किया गया है, ये अस्पताल के ही कर्मचारी हैं। डॉक्टर जो अधीक्षक की बात करें वो भी यहीं के हैं और उनको एक्स्ट्रा काम जो है वो दिया गया था। एक बड़ी बात ये भी सामने आई कि उनको अभी जिस प्रकार से इन जो अधीक्षक साहब थे उनको जो है वो इस पद से हटा दिया था, उनको दूसरा काम दे दिया था और ये आरएमआरएस का काम जो है वो दूसरे व्यक्ति के पास था, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसमें इन्वॉल्व थे और किस प्रकार से जो है वो भ्रष्टाचार का खेल जो है वो खेला जा रहा था, इसके बारे में एसएमएस अस्पताल प्रशासन से भी जो है वो जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर जब दूसरे व्यक्ति को इस दूसरे कर्मचारी को दूसरे अधिकारी को इसका जिम्मा दे दिया गया है तो फिर वो किस हैसियत से इस पूरे काम को अंजाम दे रहे थे और ये पैसा कहाँ कहाँ जा रहा था। क्योंकि देखिए ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है पैसा जो है वो और भी जगह सप्लाई होता होगा, क्योंकि इतनी बड़ी राशि जो है वो एक वित्तीय सलाहकार या एक प्रभारी जो है वो नहीं ले सकता, और भी अधिकारियों की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। तो एसीबी अब जब जांच शुरू कर रही है तो और भी तथ्य जो है वो इसमें सामने आ सकते हैं और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आ सकता है। ये भी जानकारी मिल सकती है कि कौन कौन लोग जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो पैसा सप्लाई होता था। इन तमाम पहलुओं की जांच जो है वो एसीबी को करनी है। हालांकि कल जो है वो ट्रैप कर लिया गया, कल देर रात तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन और कौन लोग इसमें शामिल हैं? बिल्कुल सौरभ, तमाम पहलुओं पर एसीबी को जांच करनी है और जो कार्यालय को लॉक किया गया है लगता यही है कि एसीबी ने ही लॉक किया है और हो सकता है कुछ ही वक्त में एसीबी की टीम वहां पर पहुंचे भी और जांच को आगे बढ़ाए, क्योंकि यहां से भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं एसीबी को। जी बिल्कुल, देखिए एसीबी अभी यहाँ पर नहीं पहुंची है और एसीबी अगर आती है तो यहाँ पर क्योंकि सारा खेल जो है वो यहीं से अंजाम होता था, सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं तैयार होते थे, तो एसीबी जब यहाँ पर पहुंचेगी तो तमाम दस्तावेजों को खंगालेगी, ये जानने की कोशिश करेगी कि कैसे कैसे जो है वो दूसरे मामलों में भी जो है वो इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है और कुछ दस्तावेज अगर चाहिए होंगे तो वो यहाँ से उठाएगी। लेकिन अभी तक जो है वो एसीबी यहाँ पर नहीं पहुंची है। ये भी जानकारी आई कि ज्यादातर डॉक्यूमेंट जो है वो एसीबी ने अपने पास
जो है वो ले लिए हैं। पहले ही जो जिस प्रकार की जांच हुई थी उसमें ही जो है वो तमाम चीजें जो है वो दस्तावेज एसीबी ने ले लिए हैं, लेकिन अभी तक एसीबी यहाँ पर नहीं आ पाई है। अस्पताल प्रशासन द्वारा ही इसे लॉक किया गया है और कहा गया है कि चूंकि यहाँ पर आज अवकाश का दिन भी है और ऐसे में कोई कर्मचारी यहाँ पर आया नहीं है, इस लिहाज से अभी तक इसे लॉक रखा गया। लेकिन जब एसीबी यहाँ पर पहुंचेगी तो ये जानने की कोशिश करेगी और उसे जो जरूरत पड़ती है, जो जिस प्रकार की शिकायत मिली और उससे जुड़े जो दस्तावेज एसीबी को लेने होंगे, उन दस्तावेजों की जांच जो है वो एसीबी यहाँ पर कर सकती है। लेकिन जिस प्रकार से आप कहाँ से हैं? मैं डीलर हूँ। डीलर है तो RMRS से हैं? हाँ। पेमेंट कितना पेमेंट आपका? कोई 80 लाख। 80 लाख। तो यहाँ पे वो ट्रैप होगा, आपको मालूम है? अखबार में खबर पड़ी आज। तो क्या ये लेन देन आप लोगों से भी चर्चा करते थे क्या? नहीं, हम मुझसे तो नहीं करते थे। मेरा तो पेमेंट था, अभी बिल आया था इनके पास, मैंने कहा मैं ले चलूँ। मेरा बिल MOIC सर के पद पर कोई किस चीज का बिल है आपका? हमारा मेडिकल कॉलेज के सामान आते हैं। तो उसमें लेन देन करते थे, हेरा फेरी करते थे, ऐसी कोई जानकारी आपको सूचना मिली? नहीं, मुझे तो नहीं मिली सर। अब करते होंगे तो ये करते होंगे, लेकिन मुझे तो मिली नहीं। अब इनका जो भी आज अखबार में उजागर हुआ है जो, तो वो तो यही लोग जाने। कितना रुपए का बिल था आप लोगों को? ठीक है सौरभ, तो कार्यालय को लॉक भी कर दिया गया है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द एसीबी की टीम यहां पर पहुंचेगी और जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन जिस तरीके से अस्पताल पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं ये कड़ा संदेश भी दिया गया है उन सभी घुसखोरों को कि कोई भी एसीबी के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त सतीश पूनिया कुछ बोल रहे हैं, चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं और सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। काम मिला है, जिस भूमिका में न्याय करना है, पहले तो उसको आप साबित करिए। ये बड़ी होड़ रहती है कि भाई साहब ने शक्ल देखी, अपने आप ही ऑटोमेटिक कैमरे प्रकृति ने लगा रखे हैं। एक तो मैं अपनी तारीफ करूं और एक मेरी तारीफ कोई करे, दोनों में फर्क है। आपकी कीर्ति सो जाती है जब आप परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि मेरी मन की इच्छा है, मन की भावना है। हमारे सभी मोर्चे यहाँ राजस्थान में अच्छे काम कर रहे हैं। मैं लक्ष्मण जी से शेयर कर रहा था कि बहुत अरसे बाद मंडल स्तर तक पार्टी के 7 ही मोर्चों का नेटवर्क तैयार हुआ है और मोर्चों की भूमिका मुखर हो गई। लोग मोर्चों को जानने लग गए, मोर्चों को पहचानने लग गए, मोर्चों को मानने लग गए। इस जान पहचान पर, इस मान को आपको और आगे बढ़ाना है और आगे तभी बढ़ेंगे जब संगठन बहुत व्यवस्थित होगा। और जिसमें अंतरिक्ष की और जिस आसमान की बात कर रहा था, आज ये मीडिया और सोशल मीडिया का युग है। इस हथियार को, ये दुधारू तलवार है। कई बार कोई कार्यकर्ता मर्जी आती है, अनशन लिख देता है, जेल चला जाता है, फिर कहता है पार्टी के कारण चला गया। तो मैंने कहा भी कोई स्वतंत्रता आंदोलन तो चल नहीं रहा तो जेल चला गया। अच्छे तरीके से अपनी पॉजिटिव बात को, सकारात्मक बात को बूथ के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए कैसे, ये उपक्रम करना जरूरी है। इसलिए ओबीसी मोर्चा का सोशल मीडिया ये अच्छे तरीके से हो। भाई पंकज जी और निखिल जी दोनों ही अनुभवी अभी बता रहे थे कि हम लोग ओबीसी मोर्चा के रिसर्च के पक्ष को देखते हैं। मित्रों, ये भी जरूरी है। आजकल गूगल आ गया तो सारी चीजों का समाधान गूगल में ढूंढते हैं और कई बार गूगल की हालत ये होती है कि आपको जाना कहीं होता है, गूगल लगा लिया तो वो तीसरी जगह ले जाता है, आपको ढूंढते रहते हो, गलियों में फंसे रहते हो। तो गूगल से थोड़ा सा बाहर आइए और जो वास्तव में धरातल की चीजें हैं, जिनकी जानकारी आपको नहीं थी, पार्टी समुदाय की महापुरुष हैं, उनके काम हैं, जरूरतें हैं, समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, समाधान क्या हो सकता है। समस्या की बात तो सब करते हैं, लेकिन समाधान क्या? एक बड़ा नौजवान वर्ग है जो लड़ रहा है, तो क्या हम स्वरोजगार के लिए उसको कोई दिशा दे सकते हैं? मोदी जी की सरकार की मुद्रा से लेके स्किल डेवलपमेंट से लेके स्टार्टअप से लेके स्टैंडअप से लेके इतनी सारी योजनाएं, और अब ओबीसी के लोगों को तो खुशी और ज्यादा होगी कि मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलने का सहयोग मिला और
मेरे साथ पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। 2019 में जब गया तो जब बड़ी जगह जाते हैं तो सब लोग राय देते हैं, ये करना, ये पहन के जाना, ऐसे मुस्कुराना, ज्यादा मत बोलना, तो सुनता रहा। तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगा तो ऐसे खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, तो अलग अलग राय दी लोगों ने कि चावल का दाना ले जाओ। मैंने कहा चावल का दाना क्या करूंगा भाई, कि उस पर गीता लिखी हुई है तो पढ़ेगा कौन। तो ऐसे अलग अलग सुझाव आते थे। तो मुझे कुछ भी नहीं मिला और मैंने हथियार डाल के, और मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन जाते वक्त जब दिल्ली में एंटर हुआ तो एक बुक स्टॉल से, और मैंने एक कॉफी टेबल बुक ली, और संयोग से वो राजस्थान की थी, राजस्थान की हमारी विरासत की, संस्कृति की, और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की तो बड़े प्रसन्न हुए। संयोग से राजस्थान की किताब मुझे मिल गई। इस बार भी ऐसा हुआ, फिर मुझे जाना था, फिर मुझे कुछ लेके जाना था, लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं। तो मुझे चेतन जी ने, हमारे ओबीसी मोर्चे के शहर के जिलाध्यक्ष जी ने एक गिफ्ट दिया मुझे लकड़ी का, और बहुत बढ़िया लक्ष्मण। तो वहीं से पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने दावा भी किया था। उन्होंने कहा था कि 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी। कई सालों का संघर्ष सत्ता में बदला है, 30 सालों तक ऐसे ही बीजेपी आगे बढ़ती रहेगी। 52,000 बूथों तक पहुंचने का लक्ष्य भी बताया गया। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का आज आखिरी दिन है। इस वक्त संगठन महामंत्रियों की बैठक चल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले 3 दिन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा पार्टी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को। ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आप धरातल पर अब लागू करने की कोशिश करेंगे? पहली बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये पिछले 1.5 महीने में तीसरा प्रवास था, और राष्ट्रीय नेतृत्व का आगमन कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देता ही है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हर 3 महीने में होती है, और उसको राजस्थान को आतिथ्य का सौभाग्य मिलना, और मेरे लिए तो डबल है कि मेरी अपनी कर्म भूमि में मुझे मेजबानी का अवसर मिला। बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में प्रधानमंत्री जी का अच्छा एक इस तरीके का मोटिवेशनल संबोधन था जो कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरता है हमेशा की तरह। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रबोधन हुआ कल, खासतौर पर स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी जी को उन्होंने जो पुस्तिका का विमोचन किया, और यहाँ कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, तो कुल मिलाकर पार्टी राजस्थान की इकाई पूरे तरीके से चार्ज है। हमने भी उनको पूरा भरोसा दिया है कि हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे, और 2023 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, और उसके बाद लगातार पार्टियां अजय और अभेद रहे, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं कि हमें आगे 20, 25, 30 साल तक पार्टी को इसी तरीके से आगे बढ़ाना है। मोदी जी ने कहा कि ना रुकना है ना थकना है, बस आगे ही बढ़ते रहना है। तो किस तरह से अब आगे बढ़ेंगे आप, क्योंकि बहुत लंबा तजुर्बा आपके पास में है और साथ में काम करने के लिए आपके पास लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, तो भविष्य की जो पार्टी होगी वो किस तरह की नजर आएगी? देखिए, पार्टी जनसंघ के समय से संघर्ष की पर्याय थी, लोगों के मुद्दे उठाती थी, और यही कारण है कि वो संघर्ष अल्टीमेटली सत्ता में भी बदला, और एक अच्छे संगठन और विचार के नाते भी हम लोग प्रभावी हुए। पर देखिए, हर जगह कुछ गुंजाइश होती है। हमने ये लक्ष्य किया कि 52,000 बूथों तक, हर व्यक्ति तक, हर दरवाजे तक हम लोग जाएं। ये थे सतीश पूनिया, जो बेहद प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं, और उनका कहना यही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जी ने जो टास्क दी है उसको वो धरातल पर लागू करेंगे, और अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी राजस्थान में भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और रुक करेंगे अगली खबर का। माउंट आबू में राज्यपाल के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। माउंट आबू में जगह जगह अवैध पार्किंग को भी हटाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने पार्किंग को चिन्हित कर लिया है। माउंट आबू में राज्य भवन के बाहर से व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। राज्य भवन एक बार फिर से गुल से गुलजार होने को है। यहाँ पर बताऊंगा कि गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए राज्यपाल जो है यहाँ पर अपने दौरे पर आ रहे हैं, जिनकी तैयारियों को जो है स्थानीय प्रशासन जो है पूरी तरह से कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब ये प्रशासन अलर्ट मोड पर हो चुका है। जगह जगह यानी कि रंग रोदन किए जा रहे हैं, यानी कि इमारतों को, सड़कों को दुरुस्त किए जा रहे हैं और गार्डनों को सजाया जा रहा है, जिससे
कि राज्यपाल जब आए, जब उनके जो है प्रशासन जो है उनको एक अच्छा रिएक्शन मिले। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो राज्यपाल के दौरे को लेकर जो है पुलिस बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत रही है। और स्थानीय प्रशासन ने अपनी तैयारी को पूरी तरह से जो है यानी कि जो पूरी तैयारी कर ली है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब राज्यपाल के कल के दौरे को लेकर जो स्थानीय प्रशासन ने जो है आज जो पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए भी उपखंड अधिकारी ने जो है होटलों के बारे में जो अवैध रूप से जो पार्किंग कर रहे थे उनको भी एक जगह चिन्हित करके जो है वहाँ पर पार्किंग की जा रही है। न्यूज़ 18 से प्रतीक सोलंकी, माउंट आबू, सिरोही, राजस्थान। और खबर दौसा से है। दौसा में NH21 पर बावनपाड़ा गांव के पास एक चलती कार में आग लग गई। आग की लपटें दिखाई देते ही कार चालक ने सूझबूझ दिखाया और कार को साइड में किया और कूदकर अपनी जान बचा ली। इस दौरान कार का चालक आग में झुलस गया। घटना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं कार का चालक भी झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, NH21 बावनपाड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर चलती कार में आग लग गई। वहीं बीकानेर में पानी के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। पानी की मांग को लेकर सड़क जाम भी कर दिया गया है और पुलिस भी मौके पर मौजूद है। बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पानी के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। पानी की मांग को लेकर सड़कों को जाम कर दिया गया है। पुलिस लाइन रोड को जाम किया गया है। महिलाएं सड़क पर बैठी हुई हैं। 72 घंटे से पानी की सप्लाई बंद है। तो भीषण गर्मी में जहां पर 72 घंटे से पानी की सप्लाई बंद है, इसके चलते लोग परेशान हैं और इसी को देखते हुए गुस्साए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ अपडेट है? क्या अभी भी सड़क को जाम किया गया है, प्रदर्शन जारी है? जी प्रियंका, बिल्कुल। जिस तरीके से बीकानेर में नहरबंदी के चलते जो पानी की मारामारी थी, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब जो जलदायी विभाग ने पानी की किल्लत को देखते हुए अब 72 घंटे से जो सप्लाई की व्यवस्था की है, उसके बाद जो है वो लोगों का गुस्सा फूट रहा है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी नहीं है। और इसी के चलते आज जो है लाइन पुलिस रोड पर जो है महिलाओं ने जाम लगा दिया और लाइन पुलिस रोड पर जो जलदायी विभाग का ऑफिस है वहां पर ये सब लोग पहुंचे हैं और उन्होंने अपने घरों में पानी देने की मांग करी है। लेकिन पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण से जो है लोगों को खासा परेशानी हो रही है, क्योंकि घरों में भी इतनी स्टोरेज नहीं है कि 3 दिन तक जो लोग हैं वो पानी इकट्ठा कर सकें। तो इसको लेकर ही जो है महिलाओं ने अभी सड़क को जाम कर दिया है और आने जाने वाले लोगों को जो है वो भी यहाँ आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और मांग भी जायज है, क्योंकि 72 घंटे से लोगों तक पानी नहीं पहुंचा है, सप्लाई बंद है, भीषण गर्मी पड़ रही है। क्या वजह है, क्यों नहीं पानी पहुंच पा रहा है? क्या कुछ कहना है प्रशासन का मामले को लेकर? देखिए, जो नहरबंदी चल रही है उससे न केवल बीकानेर बल्कि पश्चिमी राजस्थान के कई जिले जो हैं उनमें जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि नहर में रीलाइनिंग का जो काम चल रहा है उसी के चलते नहरबंदी घोषित की गई थी। लेकिन अब जो नहरबंदी का जो समय था वो नजदीक आने वाला था, उसी दरमियान जो है वो पंजाब में एक नहर की में कटाव आने की वजह से जो है वो नहरबंदी और ज्यादा बढ़ गई है। और अब जो जलदायी विभाग की माने तो 30 मई के बाद ही जो है वो सप्लाई प्रॉपर हो पाएगी। और क्योंकि ये जो नहरबंदी के दौरान जो स्टोरेज किया गया पानी का वो भी अब खत्म होने के कगार पर है, तो इसलिए एक दिन छोड़कर एक दिन सप्लाई जहाँ सिटी में की जा रही थी, तो अब उसको बढ़ाकर जो है वो 72 घंटे से सप्लाई कर दी गई है, क्योंकि पानी पीछे से कम है, इसलिए सभी लोगों को पानी की किल्लत ना हो इसके लिए जो ये व्यवस्था की गई है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि लोगों के घरों में इतनी स्टोरेज नहीं है और ऊपर से जो भीषण गर्मी बीकानेर में पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं पानी की खपत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसी का ये रोष है और इसी के चलते जो है महिलाएं हैं वो सड़क पर आकर बैठ गई हैं और वो पानी देने की मांग कर रही हैं। जी बिल्कुल विक्रम, देखिए भीषण गर्मी है और पानी की खपत भी बढ़ गई है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि 72 घंटे में पानी की सप्लाई की जा रही है, तो निश्चित तौर पर इतना पानी कोई बचाकर नहीं रख सकता है घर में। तो क्या प्रशासन की ओर से कोई और तैयारी की जा रही है कि लोगों तक जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पानी पहुंचाया जा सके उनके घरों तक? नहीं, जिला प्रशासन ने जो है इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है कि जिन एरिया में जो है वो पानी की चल रही है वहाँ पर जो है टैंकर के माध्यम से पानी पहुँचवाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन भी पूरी तरह से इसके लिए कल ही जो जिला प्रशासन ने अलग अलग जोन वाइज जो है अधिकारियों को नियुक्त किया है और लोगों को इस गर्मी में परेशानी नहीं हो इसके लिए है। लेकिन क्योंकि
सभी क्षेत्र में इस तरह की समस्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो जलदाय विभाग के जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। लोगों के घरों तक टैंकर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसी का ये रोष आज देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल विक्रम, जो जलदाय विभाग की ओर से तैयारियां की गई थी पानी सप्लाई को लेकर वो नाकाफी है और यही वजह है कि लोग आज भीषण गर्मी में भी सड़कों पर हैं, लेकिन इसके वजह से आने जाने वाले लोगों को भी परेशानियां हो रही होंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विक्रम तमाम जानकारियों के लिए। और खबर अलवर से है। अलवर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पिछले 20 दिन से पानी नहीं आ रहा है, ऐसे में उनका पूरा समय पानी के जुगाड़ में बर्बाद हो जाता है। उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग से लगातार शिकायतों के बावजूद पानी की सप्लाई नहीं हो रही। 15-15 हजार 20-20 हजार रुपये खर्च करे, हमको 4-5 महीना का एक दिन भी पानी नहीं आवे, कोई टाइम नहीं है और कोई वो नहीं है। यहाँ 10 बार 50 बार आ चुके हैं लेडीजन ले लेके नहीं, और कभी भी पानी नहीं छोड़ते। 1 बाल्टिया 2 बाल्टिया, यहाँ पानी आ रहा वहाँ नहीं आ रहा। कभी ऊंची जिग पे कोई ने मोटर लगवा रखी, कहीं ने हेडपम्प ला रखे हैं, कुंडा बनवाए, सारा काम करे, पर लेकिन पानी कैसे भी नहीं आ रहा। हम बहुत परेशान है पानी से। पानी के लिए बहुत परेशानी है और हम बहुत परेशान होते हैं। सुबह शाम पानी की बाट देखते हैं, पानी नहीं आता है और सुबह शाम को पानी का टाइम है, बेटाइम पानी छोड़ता है। ये 10 दिन में 1 दिन पानी आता है, कितना परेशान है। पानी की परेशानी है। हमने घर घर में जितना भी ये राजभट्टे पे घर है, सबने 4-4, 5-5 हजार रुपया दे के और हमने पानी का कनेक्शन करवाया है। फिर पानी शहर को छोड़ा जा रहा है, हमारे लिए पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ से क्या है कि हमारे 41, 42, 43 तीनों वार्डों को सप्लाई होती है और यहाँ से पानी अन्य जगह भी जाता है। वाटर डिपो है। अमृत जल योजना की लागत से ये वाटर डिपो बनाया गया। अब प्रत्येक व्यक्ति द्वारा डिमांड नोटिस भरा गया है। और सहयोगी राजेंद्र इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, बताया जा रहा है कि 20 दिन से लोगों तक पानी नहीं पहुंचा है, क्या वजह है? देखिए प्रियंका, अलवर की बात करें तो अलवर में लगातार पानी की किल्लत इस कदर बढ़ गई है कि लोगों को पानी पीने के लिए नसीब नहीं हो रहा है। अन्य जरूरत होती है, गर्मी के दिनों में पानी की जो आवश्यकता है वो 2.5 गुना, एक औसतन जो जलदाय विभाग का अनुमान होता है वो 2.5 गुना बढ़ जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि जलदाय विभाग जितनी जरूरत होती है उसका 1/3 हिस्सा भी पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से अलवर शहर के जो ज्यादातर इलाके हैं, अलवर में यूं कहें कि 70 से 80% इलाका जो है वहां लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और लोगों की पानी की समस्या का कोई समाधान हो नहीं पा रहा है। जलदाय विभाग के जो अपने जो बोरवेल जो शहर में लगी हुई है, उन बोरवेल की जो बोरवेल की मशीनें जो ठीक हो जाती है, पंप हाउस जो है वो खराब हो जाते हैं, उनको ठीक मेंटेनेंस नहीं करा पा रहा है। इसके अलावा जो पंप हाउस नए बनाए गए हैं उनका कनेक्शन का मिलान नहीं कर पा रहा है। तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से जलदाय विभाग की नाकामी है वो जनता को भारी पड़ती दिखाई दे रही है। जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आए दिन शहर में कम से कम 5 से 10 जगह आए दिन विरोध प्रदर्शन ज्ञापन का कार्य जो घटनाक्रम है वो लगातार शहर में चलता रहता है। लेकिन उसके बावजूद जो अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद है वो नहीं खुल पा रही है। जिला कलेक्टर से तक लोग पहुंच रहे हैं। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश किया हुआ है। पिछले दिनों प्रभारी मंत्री आए थे, उन्होंने जलदाय विभाग के एक्सीएन को एपीओ करने का आदेश दिया था, उनको हटा दिया गया है, एपीओ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो हालत है वो नहीं सुधरे हैं। जी राजेंद्र, तो हालात नहीं सुधरे और यही वजह है कि लोग सड़कों पर हैं। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि लगातार शिकायतें भी दी जा रही हैं, इसके बावजूद भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। और आपने बताया कि तमाम खामियां भी हैं, यानी कि प्रशासन ने पहले कोई तैयारियां नहीं की थी। क्या प्रशासन की ओर से कोई सफाई आई है इसे लेकर? क्या कहना है प्रशासन का? जी, जलदाय विभाग का एक रटाया जवाब है कि भूजल स्तर नीचे चला गया है, इसलिए इनके बोरवेल ड्राई हो गए हैं और ड्राई बोरवेल होने के चलते पानी की जो आपूर्ति बोरवेल में होनी थी वो नहीं हो पा रही है। तो यूं कहें कि अलवर में जो अधिकारी हैं उनके पास कोई संतुष्टपूर्ण जो जवाब है वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन
लोग हैं वो इस गर्मी में 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर में परेशान हो रहे हैं। और जो जलदाय विभाग की लापरवाही की वजह से जो माफिया हैं, जो टैंकरों के रूप में जो कारोबार करते हैं, वो चांदी कूट रहे हैं। तो कहीं न कहीं उसमें मिली भगत सामने आ रही है। लोग परेशान है, भीषण गर्मी में लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है ये जलदाय विभाग की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जोधपुर के उम्मीद क्लब में राजस्थान इंटर क्लब खेल महोत्सव स्पर्धा 26 मई से आयोजित हो रहा है। उम्मीद क्लब के शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों की श्रृंखला में 26 मई से राजस्थान इंटर क्लब खेल महोत्सव स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। क्लब के मानद सचिव CR भंसाली ने बताया कि उम्मीद अपनी क्लब स्थापना की शताब्दी वर्ष मना रहा है। इसके तहत कई कार्यक्रम के भी आयोजन किए गए हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के ज्यादा क्लबों के साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। 200 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। वहीं आगामी वर्ष भर में कवि सम्मेलन, म्यूजिकल नाइट, शताब्दी वर्ष का डाक टिकट जारी करने, महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम के अतिरिक्त कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उम्मीद क्लब के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान के क्लब्स इनवाइट किए गए हैं, जिसके अंदर बैडमिंटन, स्क्वैश, टेनिस एवं बिलियर्ड्स एंड स्नूकर की प्रतियोगिताएं की जाएगी। इसमें हमने 3 ग्रुप बनाए हैं, अंडर 19, 19 एंड 90 to 45 एंड अबव 45। उम्मीद क्लब के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोग यह शताब्दी दिवस मना रहे हैं, जिसमें पूरे साल हम अलग अलग आयोजन करेंगे। उस आयोजन के एक हिस्से में यह इंटर स्टेट टूर्नामेंट भी हो रहे हैं, जिसमें राजस्थान से 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।